हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 7वां पढ़ चुके हैं और आज हम नया अध्याय 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कि रीतिवादी परंपरा के संस्थापक तथा प्रचारक महाकवि केशव दास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म सन 1555 ईस्वी में और संवत की बात करें तो 1612 विक्रम संवत में मध्य भारत के ओरछा बुंदेलखंड राज्य में हुआ था। इनके पितामह यानी कि इनके दादाजी का नाम कृष्णदत्त मिश्र था और इनके पिता का नाम काशीनाथ मिश्र था और ये ब्राह्मण थे। अतः ये राजाओं के दरबार में रह कर के रचना इत्यादि करने का कार्य करते थे। और ये दरबारी किसके थे उसका बात करें तो ये इंद्रजीत सिंह, जो कि ओरछा के राजा थे, इनके दरबारी कवि थे। और ये जो इंद्रजीत सिंह राजा थे, ये इन्हें अपने गुरु के रूप में मानते थे। अतः इन्होंने अपना 21 गांव इनके नाम कर दिया था, यानी कि इनको न्यौछावर किया था। अतः ये अपने रचना में लिखते हैं कि गुरु करी मानियो इंद्रजीत, तन मन कृपा बिचारी, ग्राम दये इक 20 तब ताके पाए पखारी। यानी कि इन्होंने उनका गुणगान करते हुए कहा है कि इन्होंने मुझे गुरु माना, और यानी कि इन्होंने अपने तन मन से विचार करके मुझे अपना गुरु माना, जिसके कारण इन्होंने मुझे 21 यानी कि 21 गांव को दान कर दिया मेरे नाम पर। और इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में और संवत की बात करें तो 1674 विक्रम संवत में हुआ था। आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। यदि बच्चों इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो इनके कुल 16 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि जो प्रमुख है यानी कि महत्वपूर्ण है उसे मैंने लिखा है, जिसमें आप देखेंगे तो वीर सिंह देव चरित्र, रसालंकृत छंदमाला, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रसिका प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख है। रामचंद्रिका में आप देखेंगे तो इन्होंने राम और सीता का गुणगान किया है। इसे कहा जाता है कि जब तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस का रचना किया था, तब उसके जलन के मारे इन्होंने एक ही दिन में रामचंद्रिका ग्रंथ का रचना कर दिया। और विज्ञान गीता में आप देखेंगे तो इसमें एक व्यक्ति की किस प्रकार मुक्ति होती है, यानी कि वह माया से छूट करके ब्रह्म में कैसे लीन होता है, उसके उपाय को इन्होंने इसमें बताया है। और इसमें नखशिख में आप देखेंगे तो इसमें राधा तथा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया है इन्होंने मुख्य रूप से। और इसमें आप देखेंगे तो वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी, इन तीनों में आप देखेंगे तो इसमें चारण काल की चीज़ें सम्मिलित किया है इन्होंने, यानी कि इसमें इन्होंने चारण काल की युग का याद दिलाने का प्रयास किया है। और ये तीनों ही एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी कि इसमें देखेंगे तो आप ऐतिहासिक चीज़ों को इन्होंने सम्मिलित किया है। और कवि प्रिया में आप देखेंगे तो इन्होंने इतना ज़्यादा अलंकार का प्रयोग किया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब आइए इनके काव्यगत विशेषताओं को देख लेते हैं, जिसमें कि हम भावपक्षीय विशेषताओं को तथा कलापक्षीय विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो पहले भावपक्षीय विशेषताओं को देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे पहला है प्रकृति चित्रण। यदि आप इनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण का बात करेंगे तो इन्होंने जिस प्रकार से तुलसीदास, सूरदास, इन लोगों ने प्रकृति का चित्रण किया है अपनी अपनी रचनाओं में, इस प्रकार से इनकी रचना में आप देखेंगे तो प्रकृति का चित्रण नहीं मिल पाता है। और इनकी रचनाओं में देखेंगे आप तो
अलंकारों का इन्होंने इतना ज़्यादा प्रयोग किया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं इतनी क्लिष्ट हो गई हैं, यानी कि कठिन हो गई हैं कि उन्हें साधारण लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही कठिन होता है। और रस योजना की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। और चौथा है पांडित्य प्रदर्शन। इन्होंने अपनी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन, यानी कि ये इनके जो पूर्वज थे वे सभी संस्कृत के ज्ञाता थे, अतः इन्होंने संस्कृत इन सभी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया है। अतः जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यानी कि उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे संस्कृत के सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, परंतु इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। अब आइए कला पक्षीय विशेषताओं को देख लेते हैं। इसमें पहला है भाषा। इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने अवधी तथा ब्रज भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। ये बुंदेलखंड के रहने वाले थे, अतः वहाँ के भाषाओं का उसमें इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज दोनों ही मिला करके प्रयोग किया है। अतः आप कह सकते हैं कि इनकी भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा है। और अलंकार का तो आप जान ही रहे हैं कि हमने पहले भी बताया है कि इन्होंने इतना ज़्यादा अलंकार प्रयोग किया है कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट हो गई हैं। और इन्होंने अपने अलंकार की महत्ता को बताते हुए कहा है अपनी रचना में कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु विराजई कविता बनिता मित्र। इसमें उनके कहने का तात्पर्य यह है कि एक सुंदर स्त्री उतनी सुंदर तब तक नहीं दिखती जब तक कि वह अलंकारों को ग्रहण नहीं कर लेती, यानी कि आभूषणों को पहन नहीं लेती है। उसी प्रकार से जो कविता है जब तक उसमें अलंकार का प्रयोग न किया जाए वो भी सुंदर नहीं दिखाई देती। और शैली की बात करें तो इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक तथा प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। और छंद पे इन्होंने कविता सवैया तथा दोहा छंद का प्रयोग किया है। इनकी रचना में रामचंद्रिका को आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने मात्रिक तथा वार्णिक छंद का प्रयोग किया है। और इनकी रचना कवि प्रिया तथा रसिका प्रिया को देखेंगे तो उसमें इन्होंने मुक्तक तथा प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। अंतिम है आपका हिंदी साहित्य में स्थान। यदि इनके हिंदी साहित्य में स्थान की बात करेंगे तो इसमें इनकी जो भाव पक्षीय विशेषताएं हैं वो कला पक्षीय विशेषताओं के आगे बहुत ही कम हो गई हैं, जबकि अन्य कवियों की रचनाओं में ऐसा नहीं है। यानी कि जितना इन्होंने अन्य कवियों ने भाव पक्षीय विशेषताओं पर बल दिया है उतना ही कला पक्षीय विशेषताओं पर भी दिया है। पर इनके रचना में आप देखेंगे तो भाव पक्षीय विशेषताओं में देखेंगे तो बहुत सी कमियां पाई गई हैं, जबकि कला पक्षीय विशेषताओं में आप देखेंगे तो अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। लेकिन आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में ये पहले ऐसे कवि हैं जिनके वंश में सभी ने संस्कृत का प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने पहली बार अपने वंश में हिंदी का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को लिखा है। अतः बहुत से कवि हैं जो इन्हें सूरदास तथा तुलसीदास के बाद तीसरे स्थान पर इन्हें पहला कवि यानी कि हिंदी साहित्य में पहला कवि मानते हैं। अतः इनके विषय में एक दोहा भी प्रचलित है कि सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास। तो यहीं पर इनका जीवन परिचय आज समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।